ईरान इजराइल जंग में किस तरीके से एंट्री अमेरिका की हो चुकी है, तो वहीं आपको बता दें कि संबोधन भी अभी आपने सुना डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया। उन्होंने क्या कुछ उस पर कहा, हमने आपको बताया। ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका का हमला। तो देखिए, फोर्दो, नतांज और इस्फहान में न्यूक्लियर साइट पर यह हमला किया गया। ट्रंप की तरफ से अपने संबोधन में यह कहा गया, ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमले सफल रहे हैं। ईरान को अब हर हाल में जंग खत्म करनी ही होगी, ट्रंप की तरफ से कहा गया। और अगर ऐसा ईरान नहीं करता है तो फिर उसे खामियाजा भुगतना होगा। हम नेतन्याहू के साथ मिलकर टीम की तरह काम कर रहे हैं। ईरान अब हमले नहीं करेगा तो फिर हम भी हमले नहीं करेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया। अगर वो अटैक नहीं करता तो उन पर भी अटैक नहीं होगा। ईरान को शांति के रास्ते पर आना चाहिए था। हम शांति चाहते हैं, संघर्ष नहीं चाहते हैं। ईरान नहीं रुका तो फिर से हमला करेंगे। अमेरिकी सैनिकों को बहुत बधाई। ट्रंप की तरफ से अपने संबोधन में आपने देखा किस तरीके से उन्होंने अपनी सेना को अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि आज तक किसी ने इतने करीब जाने तक की हिम्मत नहीं की और हमने तो ये वहाँ पर जाकर किया है, हमारी सेना ने वहाँ पर ये जाकर किया है। वो ये भी कह रहे हैं कि शांति से ईरान मान जाए, अगर शांति स्थापित नहीं होती है तो फिर होगा हमला और फिर जो तस्वीर ईरान की आएगी वो और भी ज्यादा भयावह होगी। और देखिए, लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ गेस्ट पैनल लगातार कनेक्ट है। विनोद सर, आपके पास आते हुए, ईरान सिर्फ इजराइल नहीं, अमेरिका के लिए भी खतरा। और डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट को हमने सुना, जिस तरह से अमेरिका की तरफ से ईरान पर ये अटैक किया और डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट, क्या इसे जस्टिफाई करता है? नहीं, इसको जस्टिफाई करने जैसा इसमें नहीं है। ये होना ही था। इजराइल और अमेरिका एक टीम की तरह से हैं और लगातार ईरान ये कह रहा था कि अभी तो हम इजराइल पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन अगर चीजें नहीं सुधरी तो हम अमेरिकी इंस्टॉलेशंस पर हमला करेंगे। मैंने जैसा कहा कि मिडिल ईस्ट में लगभग 9 जगहों पर अमेरिकी इंस्टॉलेशंस भी हैं, उसमें इराक भी है, तो वहां पर ये हमला कर सकते हैं। अब अगर वो इजराइल को छोड़ देंगे तो ये जो 9 सेंटर्स हैं, ये 9 सेंटर्स टारगेट में होंगे ईरान के। सिटीजन्स तो जो उनके होंगे उन पर हमला करेंगे। ये अमेरिकी इंस्टॉलेशंस पर भी हमला कर सकते हैं और अगर किसी भी इंस्टॉलेशन पर हमला होगा तो ये एस्केलेट करेगा मामला। और ये एस्केलेट करने का मतलब ये है कि अब फिर अमेरिका क्या डिसाइड करता है कि वो सिर्फ प्रिसिशन अटैक करेगा या बॉम्बार्ड करेगा, फिर सिविलियंस भी टारगेट पे आएंगे। ये सारी चीजें डिपेंड करता है कि इसमें ईरान का क्या रिएक्शन होता है। अगर सर, ईरान क्योंकि अभी ट्रंप ने इस बात का जिक्र भी किया कि ईरान 40 सालों से धमकी दे रहा था, अब हमने यहाँ पर हमला किया है। सर, अगर ये युद्ध बढ़ता भी आगे, अगर हम दोनों देशों की क्षमता की बात करें, अमेरिका चलो आप छोड़ दीजिए, अगर आप ईरान की बात करते भी हैं, तो ये युद्ध कितना लंबा खिंच सकता है? देखिए, ईरान और जिस तरह का कंट्री है वो, ईरान और इराक लगभग 10 साल तक लड़ाई लड़े थे। तो ये कहना कि कितना दिन वो चलेगा, ये अगर मैं कहूँ कि साल भर में खत्म हो जाएगा या 2 दिन में खत्म हो जाएगा, मैं गलत होऊंगा। वो डिपेंड करेगा कि किन शर्तों पर बात आती है। मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ पलक जी कि अमेरिका जो चाहता है, अमेरिका चाहता है कि ईरान इस बात पर एग्री कर जाए कि वो अपना न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको गिव अप कर देगा, छोड़ देगा। एक ये बात है। दूसरा ये है कि अमेरिका को प्रोवोक करे ईरान और उसके बाद दोनों अमेरिका वो मिलकर डिस्ट्रॉय कर दें बुरी तरह से, कि वो घुटने पर आ जाए। तीसरा ये कि जो वहां पर इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रहे हैं ईरान में, जैसे जो खुमैनी हैं और उनके विदेश मंत्री हैं, दोनों सेम पेज पर नहीं है। खुमैनी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, अमेरिका और इजराइल को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। जो उनके विदेश मंत्री हैं वो इस पर कह रहे हैं कि नहीं, हमको सर एक बार माफी के साथ आपको मुझे यहाँ पर रोकना पड़ रहा है। आपके पास मैं वापस लौट रही हूँ। सर आपके पास, सिंह सर आपके पास आते हुए, गुटेरेस तो अभी सभी जो सदस्य कंट्रीज हैं उनसे अपील कर रहे हैं कि इस तनाव को इस वक्त घटाने की जरूरत है, और वाकई जरूरत है भी, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान इस तरह की जंग से नहीं निकल सकता। और भारत तो हमेशा से
इस बात को सपोर्ट करता है कि हम शांति से वार्ता करते हैं, हम बुद्ध की धरती है, युद्ध हम कभी नहीं चाहते। पाकिस्तान के साथ भी हमने वैसी सिचुएशन नहीं चाही थी, लेकिन पाकिस्तान ने हरकत की तो उसको हमने सिर्फ जवाब दिया। अब सर एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट पर वापस आते हुए आपसे एक चीज मैं समझने की कोशिश करूंगी। अभी हालांकि चीजें जब एनालाइज होंगी तो तभी पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ है इन तीनों ही न्यूक्लियर साइट्स पर जहां अमेरिका की तरफ से हमला किया गया। लेकिन सर फोर्डो के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने गोन वर्ड का इस्तेमाल किया है। सर यहीं पर इस वक्त ईरान बहुत धीमे धीमे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा था और सबसे ज्यादा जो टारगेट अमेरिका का रहा वो फोर्डो को लेकर रहा। यानी सर आपको लग रहा है कि ट्रंप का ये स्टेटमेंट इस तरफ इशारा कर रहा है कि फोर्डो को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है क्या सर? बहुत बढ़िया आपने सवाल किया। उन्होंने साफ कहा फोर्डो इज गॉन, और उन्होंने ये नहीं कहा नांतास या इस्फहान इज गॉन। हाँ। उन्होंने ये कहा कि कल सुबह 8 बजे समीक्षा करेंगे कि क्या नुकसान वहां पर हुआ है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, क्योंकि ईरान को अंदाजा था कि इस तरह का कुछ हो सकता है, इसलिए हो सकता है वहां जितना वो वहां से चीजें हटा सके, दस्तावेज हटा सके, कुछ मशीन हटा सके, कुछ जो चीज हटा सके उसने जरूर वहां से हटाया होगा। हाँ। अपने वैज्ञानिकों को, अफसरों को, नागरिकों को वहां से हटाया होगा। आपको इतिहास में फिर से याद दिलाना चाहता हूं, इससे पहले आप देखें इस तरह का जिसको वो 30,000 पाउंड के जो बंकर बस्टर वेपन जिसका इस्तेमाल हुआ है अभी इस बार फोर्डो पर, वो इससे पहले इराक में हुआ था। तो इराक में क्या सद्दाम हुसैन उससे मारे गए थे, वो 1 साल बाद कहीं छुपे हुए मिले थे। ठीक उसी तरह से बंकर बस्टर का इस्तेमाल अलकायदा के विरोध में अफगानिस्तान में हुआ था। वहां फिर आपको बिन लादेन कहाँ मिले, कितने साल बाद? अबोटाबाद पाकिस्तान में मिले। तो क्या ये बंकर बस्टर कामयाब हुए जमीन पर, कितनी हद तक कामयाब हुए नहीं हुए, ये पता चलेगा कुछ आने वाले समय में, कुछ सप्ताह में, कुछ शायद 10 साल बाद पता चलेगा कि कितना नुकसान हो पाया था इससे। और यहाँ तक कि सर एक बार आपको रोकना पड़ रहा है। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, बड़ी जानकारी मिल रही है। अमेरिकी इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप को बधाई दी ईरान पर हमले के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बधाई दी गई है। अमेरिका वास्तव में बेजोड़ रहा है, ये नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। अमेरिका ने जो किया वो कोई दूसरा देश नहीं कर सकता। Facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America, God bless Israel, and may God bless our unshakable alliance, our unbreakable faith. Congratulations, President Trump. नेतन्याहू ने ट्रंप को शुक्रिया कहा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को आप सुन रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी और ये बधाई अमेरिका के द्वारा ईरान के अंदर परमाणु ठिकानों पर बम गिराने के बाद दी गई है। नेतन्याहू ने यह भी कहा, धन्यवाद राष्ट्रपति ट्रंप, आपका ईरान के अंदर परमाणु ठिकानों पर हमला करने का ये कड़ा कदम उठाया और इससे इतिहास बदलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान पर कई असरदार हमले किए गए, लेकिन अमेरिका का हमला वास्तव में बेजोड़ था। नेतन्याहू ने कहा कि दुनिया में कोई और देश ऐसा नहीं कर सकता जो अमेरिका ने आज रात किया, यानी कि जो अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया। उन्होंने ये भी कहा है कि इतिहास इस बात को याद रखेगा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया के सबसे खतरनाक शासन को दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों से दूर रखने के लिए जरूरी कदम उठाया। और देखिए यहाँ पर ट्रंप के फैसले को इतिहास बदल देने वाला साहसिक कदम बताया है।
नेतन्याहू ने यह कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप और मैं अक्सर ये कहते हैं कि शक्ति के जरिए ही शांति आती है। अभी आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट को आपने सुना, उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। और अब नेतन्याहू भी ये कह रहे हैं कि पहले ताकत दिखाई जाती है, फिर शांति स्थापित होती है। उन्होंने ये भी कहा है कि आज रात अमेरिका और ट्रंप ने पूरी ताकत के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया है, ये नेतन्याहू कहते हुए। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने उसी बात को कहा था, फिर नेतन्याहू उसी बात को कह रहे हैं। इजराइल को मत सेफर कहना, क्या डोनाल्ड ट्रंप यहां पर भी एक रणनीति के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं? क्या ये बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं क्या सर कि हम सिर्फ इजराइल के हितों की रक्षा कर रहे हैं? आकांक्षा, डोनाल्ड ट्रंप को कहीं भी कुछ अपनी कामयाबी दिखाने की बहुत बड़ी मजबूरी आज है। 15 बार वो कह चुके हैं कि भारत पाकिस्तान का युद्ध जो था उन्होंने समाप्त करवाया, शांति उन्होंने बनाई है। तो ये मजबूरी के चलते उनको इसमें जाना पड़ा, मुझे लगता, ताकि जो 4 जुलाई उनका जो इंडिपेंडेंस डे है उस वक्त जो यदि भाषण देते हैं तो इस बार क्या बड़ी कामयाबी उनकी रही, वो कुछ दिखाना चाहेंगे इसमें। पर क्या ये युद्ध से शांति बनती है या नहीं बनती, इसको इजराइल से अच्छा और कौन समझ सकता है। जब से इजराइल बना है 1948 में सभी पड़ोसी देशों से बार बार युद्ध कर चुका है, तो क्या आज उसको लगता है कि उसकी शांति पूरी मतलब बहाल हो गई है इलाके में, या उसको लगता है कि और ज्यादा दुश्मनी उसने मोल ली है पूरे अपने आस पड़ोस में पड़ोसी देशों के साथ। यहां तक आपने पहले बात की कि वो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने कुछ कहा कि उनको बड़ी चिंता है और शांति की जरूरत है। आज संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई भी आप देखें प्रभाव नहीं रह गया विश्व में। यूक्रेन युद्ध में यहाँ रूस जुड़ा हुआ है, बिल्कुल उसको कोई कहीं सफलता नहीं मिली है। तो ये अमेरिका सीधा जुड़ जाता है तो वो मुझे लगता है केवल औपचारिकता हो जाती है कि उन्होंने अपना बयान दिया। ठीक उसी तरह से नेतन्याहू का भी आपने सुना, जो प्री रिकॉर्डेड एक वीडियो है वो सुनाया गया, वो सूचना युद्ध का हिस्सा है। सेना तो लड़ती है, उसके साथ साथ आज एक पूरे विश्व में सूचना युद्ध भी लगातार होता है, क्योंकि सारे आजकल हम टेलीवाइज वॉरफेयर के एज में रहते हैं। तो एक नैरेटिव सेट करना, किसकी आवाज कितनी ज्यादा सुनी जा रही है, वो उसका हिस्सा है। उनकी दोस्ती में कोई शक नहीं है कि इजराइल और अमेरिका की बहुत सुदृढ़ दोस्ती है। अमेरिका के पास दुनिया के सबसे अच्छे हथियार हैं और उसके लिए ये भी जरूरत है, क्योंकि दुनिया के 1/4 हथियारों की निर्यात अमेरिका से होती है। इसलिए उनको ये भी जरूरी है कि हिंसा होती रहनी चाहिए विश्व में। बिल्कुल, तभी तो उसके हथियार बिकेंगे सर, और तभी तो जाहिर सी बात है इससे अमेरिका को फायदा होगा। और इसीलिए हम देखते हैं कि बात तो जरूर की जाती है विनोद सर की, शांति की बात की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ जैसे कि लगातार हम कह रहे हैं, हमने डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट सुना, वो कहते हैं कि ताकत से ही शांति आती है। फिर हम नेतन्याहू का स्टेटमेंट सुनते हैं, वो भी इसी बात को दोहराते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं पहले ताकत के देश अपने दिखा रहे हैं और उसके बाद ये कह रहे हैं कि हम शांति की बात करेंगे। इससे पहले क्योंकि इजराइल की हम बात कर रहे थे, इजराइल एक छोटा देश, 9 लाख की उसकी आबादी है सर, लेकिन उसके बाद हम माफ कीजिएगा 95 लाख उसकी आबादी, और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से वो बड़े बड़े मुल्कों के साथ पंगा लेता है। ईरान की बात करें तो ईरान में बड़ी आबादी है, लेकिन उसके बावजूद क्या होता है, कहीं ना कहीं ईरान पीछे आता है। अब आप इस युद्ध को कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है कि अमेरिका का इजराइल के साथ खुले तौर पर आना, ईरान को पीछे हटना होगा? आप दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि जो इस्लामिक देश हैं वो ईरान का सपोर्ट नहीं करेंगे। ईरान कहां पर खड़ा नजर आता है? ईरान का क्या भविष्य आज से अगर हम देखें तो दिखता है? देखिए, जब न्यूक्लियर बॉम्ब बनना शुरू हुए थे तो सबने यही कहा था कि ये डेटरेंट है। तो डेटरेंट का मतलब यही हुआ ना कि भाई आपके पास ताकत है तो आप पर कोई हमला नहीं करेगा। तो जो बात डेटरेंट को लेकर के थी, वही बात अभी नेतन्याहू या डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं कि अगर आपके पास ताकत होगी तो आप पर हमला नहीं होगा या पीस आएगा। अब ये बात है, उसी को बार बार अमेरिका और इजराइल रिपीट कर रहे हैं। अब रही बात ये कि ये जो पूरा का पूरा रीजन है, चाहे वो ईरान पर क्या होगा, इनको इस्लामिक देश साथ देंगे या नहीं देंगे, ये वार एस्केलेट करेगा तो सर क्या ये भी तय कुछ देशों ने कर लिया है कि कुछ ही देश ताकतवर रह सकते हैं? क्योंकि ये अमेरिका जो ये कह रहा है कि ताकत से ही शांति आती है, ये वही अमेरिका है जिसने इराक को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने दिया, लीबिया को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने दिया। ये वही अमेरिका है, ये वही इजराइल है जिन्होंने यूक्रेन को पावरफुल नहीं बनने दिया। जब वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे थे उनको रोक दिया गया था उसी टाइम, और अब ईरान को रोक रहे हैं। देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि जब
इस तरह की सिचुएशन होती है, अगर आप इसको ग्लोबल सिनेरियो में देखिए, तो अमेरिका ही एक ऐसा देश बचा है जो न केवल पावरफुल है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, इकोनॉमी भी उनकी ग्रो नहीं कर रही है लेकिन मजबूत, बाकी सारे के सारे जो ग्लोबल पावर होने चाहिए वो लगभग हो गए। रशिया इकोनॉमिकली बहुत खराब स्थिति में है। चीन सीधे तौर पर नहीं इन्वॉल्व होता है, चीन बनिया देश है, उसको पैसे चाहिए, पैसे बनाने चाहिए, वो नियो कोलोनियलिज्म में है, वो सर इस बीच आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, बड़ी खबर इस बीच चूंकि मिल रही है, ईरान की IRGC की अमेरिका को धमकी, अमेरिका को हमले की सजा मिलेगी। मिडिल ईस्ट में हर अमेरिकी ठिकाना टारगेट अब हमारा आने वाले समय में रहने वाला है। तो अब धमकियों का दौर आप यहां पर देख पाएंगे जो कि शुरू हो चुका है। और अब ये जानकारी है कि ये ईरान की IRGC की अमेरिका को ये धमकी है, ये कह दिया है कि अमेरिका को जो हमला किया है उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स इसकी तरफ से ये धमकी जो कि सामने आई है। और हमारे साथ चूंकि गेस्ट लगातार बने हुए हैं, सिंह सर आपके पास आते हुए ये स्टेटमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? आप अपनी बात भी पूरी करिए, लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि अब जो ये जंग है वो कहीं ना कहीं युद्ध में अब तब्दील होता नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक आपने कहा, ये युद्ध कई स्तर पर अलग अलग तरह से जारी रहेगा, चाहे वो कानूनी तौर पर हो। ईरान से बार बार ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने हमला करके ये कानून तोड़ा है और इसको वो लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ में जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे। हालांकि मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के प्रभाव के आगे ये संस्थान ज्यादा कुछ उसमें हस्तक्षेप कर पाएंगे। उसके अलावा सूचना युद्ध में भी लगातार ये, आप जैसे IRGC की स्टेटमेंट आती है या दूसरी बात आती है ईरान से, वो एक सूचना युद्ध का भी वो हिस्सा है कि लगातार वो विश्व को बताना चाह रहे हैं कि ईरान जो है वो हताश नहीं हो गया, जब वो सरेंडर करने की नहीं सोच रहा, वो पूरा जवाबदेही करेगा इसकी अलग अलग स्तर पर। बिल्कुल।